हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड मृदा जीवांश पदार्थ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा चल रही थी मृदा के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, और इन सूक्ष्म जीवों के अंदर अपन जीवाणु को पढ़ चुके हैं, एक्टिनोमाइसीट्स को पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर का सूक्ष्म जीव होता है और वो है आपका कवक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कवक जो होता है ये मिलता कहां पर है, कौन सी प्रकार की भूमि के अंदर मिलता है। तो ध्यान रखें, जो भूमि हल्की हल्की अम्लीय हो, क्या हो, हल्की हल्की अम्लीय हो, और उसमें जैविक पदार्थों की अधिकता हो, यानी कि हल्की हल्की अम्लीय हो, जैविक पदार्थों की अधिकता हो, ऐसी भूमि के अंदर कवक उत्पन्न होते हैं, यानी वहां पर कवक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, अम्लीय होना चाहिए हल्की हल्की, और वहां पर जैविक पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए, तो वहां पर आसानी से आपका कवक वृद्धि कर जाता है, इसकी अधिकता वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं अपनी इस चीज को ध्यान से। साथ के साथ आप लोग सारी चीजें नोट यहां पर करते रहेंगे और बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। देखो, जब भूमि अम्लीय हो तथा उसमें जैविक पदार्थों की अधिकता हो तो वहां कवक अधिकता से पाए जाते हैं, अधिकता से पाए जाते हैं। कवक अधिकता से पाए जाते हैं। आगे बात करें इसके बारे में, तो यह बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह बहुकोशिकीय यानी एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है इसके शरीर के अंदर। बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुकोशिकीय जीव है, एक से ज्यादा कोशिकाएं यहां पर पाई जाती है, परंतु यहां पर कोई पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी कि ये स्वकोशी नहीं होते, ये परकोशी होते हैं। ये दूसरे पदार्थों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जब भूमि हल्की अम्लीय हो और उसमें जैविक पदार्थों की अधिकता हो, तो वहां पर कवक अधिकता से पाए जाते हैं। और इन कवकों की विशेषता है कि ये बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं और इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये अपनी शक्ति या अपना भोजन कार्बन और जैव पदार्थों से ग्रहण करते हैं, ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यह अपना भोजन कार्बन तथा जैव पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैव पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन यहां पर, तो देखो इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं यहां पर। एग्जाम्पल म्यूकर है ना, रोटी के ऊपर जो कवक आप लोगों को देखने को मिलती है, रोटी के अंदर जो फफूंद लग जाती है ना, वो फफूंद आपकी म्यूकर होती है। उसके बाद पेनिसिलियम होता है,
ठीक है ना। पेनिसिलियम कवक होता है, फ्यूजेरियम होता है, फ्यूजेरियम होता है आदि। तो भाई इस प्रकार से म्यूकर यानी रोटी के ऊपर पाया जाने वाला कवक, ब्रेड के ऊपर पाया जाने वाला कवक म्यूकर है। इसके अलावा पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की गई थी, फ्यूजेरियम है। ये कुछ उदाहरण हैं जो कवक के रूप में आपके जो मृदा होती है, अम्लीय मृदा, उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो जैव पदार्थों के सड़ाने में, जैव पदार्थों के सड़ने की क्रिया में कवकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा बात करें तो ह्यूमस बनाने में कवक जीवाणुओं से अधिक महत्व रखते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ह्यूमस बनाने में कवक जीवाणुओं से अधिक महत्व रखते हैं। यानी ह्यूमस के निर्माण में भी आपकी जो कवक होती है ये जीवाणुओं से ज्यादा सक्रिय होती है। ह्यूमस के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? कवक निभाती है। इसके अलावा किसी भी जैविक पदार्थ के सड़ने के लिए जो जिम्मेदार होती है वो आपकी कवक ही होती है। ठीक है, आगे बात करें इसके बारे में तो ये अमोनियम यौगिकों को नाइट्रोजन या नाइट्रेट में बदलने की क्षमता नहीं rखती है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण कर सकते हैं। तो ध्यान रखें ये जो कवक होते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण कर सकते हैं, परंतु अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता नहीं रखते हैं। यानी ध्यान रखेंगे इस बारे में कि जो कवक होते हैं ये कवक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में यौगिकीकरण कर सकते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु ये अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये इनकी एक विशेषता होती है। ठीक है, आगे बात करें तो ये जीव महीन धागे जैसी संरचना बनाते हैं जिसे माइसीलिया कहते हैं। ध्यान रखें इनके अंदर ना धागे जैसी संरचनाएं होती है बहुत सारी, और उन धागे जैसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? माइसीलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलिया कहते हैं। कुछ कवक पौधों में विशेष रोग उत्पन्न भी करते हैं। तो एक वर्ड आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कुछ कवक पौधों में विशेष रोग भी उत्पन्न करते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं। अब देखो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं इस चीज को ध्यान से आप लोग देखेंगे
तीसरा सूक्ष्म जीव अपना कवक है, और इस कवक के बारे में बात करें तो देखो, जब भूमि हल्की अम्लीय होती है, उसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, तो वहां पर कवक अधिकता में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। पर्णहरित नहीं पाए जाने का मतलब होता है कि यहाँ पर ये स्वपोषी नहीं होते, यानी कि ये दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अब किस पर निर्भर रहते हैं? तो कार्बन एवं जैविक पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। उदाहरण कौन होते हैं? तो ध्यान रखें, कवकों के अंदर आता है म्यूकर आता है, पेनिसिलियम आता है, फ्यूजेरियम आता है, ये सब कवकों के उदाहरण हैं। आगे बात करें तो कवक जो होते हैं ये जैव पदार्थों के सड़ने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अपना। इन जैविक पदार्थों को सड़ाने में महत्वपूर्ण योगदान इनका होता है। इसके अलावा ह्यूमस के निर्माण में भी जीवाणुओं से ज्यादा महत्व रखते हैं कौन? आपके कवक। इसके अलावा बात करें तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण कर सकते हैं, परंतु ये अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इनके शरीर के अंदर महीन धागे जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? माइसीलिया कहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पौधों के अंदर विशेष प्रकार के रोग भी उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव कवक के बारे में संपूर्ण बात अपन यहाँ पर कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला सूक्ष्म जीव अपन लेते हैं, और वो होता है आपका शैवाल। क्या होता है भाई? शैवाल होता है। इसके बारे में बात करें तो देखो, ये जो होता है, इस शैवाल की बात करें तो शैवाल के वर्ग में अति सूक्ष्म पौधे, यानी कि बहुत छोटे छोटे पौधों से लेकर बहुत बड़े बड़े पौधे जो होते हैं वो भी यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। और इन शैवालों की विशेषता होती है कि इनमें पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए ये स्वपोषी पोषण करते हैं, यानी वायुमंडल से CO2 और मृदा से जल को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से ये भोजन बनाते हैं। ठीक है ना? तो शैवालों के बारे में बात करें तो देखो, इस वर्ग में अति सूक्ष्म से लेकर कुछ बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं। इस वर्ग में अति सूक्ष्म से लेकर कुछ बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं। इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये अधिक नम स्थानों पर, यानी जहां पर नमी ज्यादा होती है ना, उन नम स्थानों पर अधिकता से पाए जाते हैं। ठीक है भाई? अब आप सोचते होंगे कि सर ये क्या चीज है शैवाल, हमने तो कभी इसको देखा नहीं। तो भाई आप लोग इसको जानते हैं अच्छे से। आप लोगों ने जो है ना कहीं पर पानी लगातार बहते हुए देखा होगा, तो वहां पर साइड में कुछ हरी हरी सी काई जम जाती है। देखा? काई को देखा सभी ने? हाँ, तो वो जो काई है ना, वो काई आपकी शैवाल ही है। वो क्या है? शैवाल। आपने देखा काई पूरी हरी हरी होती है ना, तो उसके अंदर क्या है? पर्णहरित है, और पर्णहरित होने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आप लोग काई देखते हैं ना, जहां पर पानी की अधिकता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, वहां पर ये एक शैवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये अति सूक्ष्म से लेकर कुछ बड़े पौधे तक इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसमें पर्णहरित पाया जाता है, और ये नम स्थानों पर अधिकता से पाए जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा बात करें तो यहां पर इनके मुख्य कार्य जो होते हैं उनके बारे में बात कर लें तो देखो, कुछ शैवाल
शैवाल जीवाणुओं को सहायता करते हैं। यानी कुछ शैवाल होते हैं जो जीवाणुओं को विभिन्न कार्यों में सहायता करते हैं। कौन कौन से कार्यों में सहायता करते हैं भाई? तो देखो, एक तो होता है पौधों के ऊतकों का अपघटन, पौधों के ऊतकों का अपघटन। पौधों के ऊतकों का अपघटन करने में ये शैवाल किसकी सहायता करते हैं? जीवाणुओं की सहायता करते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण, पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण। अब देखो, विमुक्तीकरण का मतलब होता है कि देखो, आपको पता है ना, दो वर्ड होते हैं। एक होता है यौगिकीकरण। यौगिकीकरण का मतलब होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलकर कहाँ लिया है अपन? मृदा के अंदर लिया है। अब अधिकांश नाइट्राइट का उपयोग तो पौधे कर लेते हैं, परंतु कुछ मात्रा में शेष रह जाती है ना नाइट्राइट, तो वो वापस वायुमंडल में N2 के रूप में मुक्त हो जाती है। उसे विमुक्तीकरण कहते हैं। और इसमें भी शैवाल किसकी सहायता करेंगे? जीवाणुओं की सहायता करेंगे। और तीसरी चीज होती है ह्यूमस का संश्लेषण, यानी ह्यूमस के निर्माण में भी ये शैवाल जीवाणुओं की सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी ये तीन बातें? तो देखो, ये जो शैवाल होते हैं ये जीवाणुओं की इन तीन चीजों में सहायता करेंगे। पौधे के ऊतकों का अपघटन करने में, पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण करने में और ह्यूमस का संश्लेषण करने में ये पौधे की सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी यहाँ पर किसके बारे में? ये बात हो गई अपनी कवक और शैवाल के बारे में। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर अगले सूक्ष्म जीव के बारे में, और वो होता है आपका प्रोटोजोआ। क्या होता है अगला सूक्ष्म जीव? प्रोटोजोआ होता है। तो उसके बारे में भी अपन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए अच्छे से। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अपन किसके बारे में? अगले सूक्ष्म जीव के बारे में, और वो है आपका प्रोटोजोआ। पांचवा और लास्ट है प्रोटोजोआ। ठीक है, चलो भाई, तो इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो ये एक कोशिकीय जीव होता है जो बैक्टीरिया से बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे, यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है जो बैक्टीरिया से बड़ा होता है। ध्यान रखें, जीवाणुओं से बड़ा होता है ये, जो बैक्टीरिया से बड़ा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से क्या होता है? ये बड़ा होता है। इसके अलावा बात करें तो इनके जीवन के लिए वायु एवं भोजन आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनके जीवन के लिए वायु एवं भोजन, ये तो सभी के लिए आवश्यक होते हैं भैया, अपने लिए भी ये चीज आवश्यक है। तो वायु एवं भोजन आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। इसके बाद बात करें अपन, अब देखो, यदि वायु की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, तो ये कहां पाए जाएंगे? भूमि की ऊपरी सतह पर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, अतः ये भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये खाद्य के विघटन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ये
खाद के विघटन क्रिया में सहायता करते हैं। खाद के विघटन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सहायता करते हैं, यानी कि जैसे आपने खाद डाली कहाँ पर, मृदा के अंदर, तो उस खाद को विघटित करने का कार्य करता है कौन, आपका प्रोटोजोआ। ये सहायता करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में, चलो तो ये बात यहाँ पर हो गई है। अब अपन ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी तक अपन ने सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 वर्ग अपन ने बांटे थे और 5 वर्ग अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब कुछ मृदा जीवाणुओं के कार्य होते हैं, उनको मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूं। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे मृदा जीवाणुओं के कार्य। मृदा जीवाणुओं के कार्य के बारे में बात करें तो पहला कार्य होता है मृदा जीवाणुओं का नाइट्रीकरण। क्या होता है, यानी नाइट्रीकरण का काम करता है कौन, आपका मृदा जीवाणु। नाइट्रीकरण के बारे में बहुत विस्तार से मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। चलो उसके बाद बात करते हैं दूसरा काम क्या होता है इनका, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या होता है भाई, तो तीसरा काम होता है भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, यानी कि अकार्बनिक घटकों को बदलने का काम करेंगे ये। इसके अलावा चौथा कार्य क्या होता है जीवाणुओं का भाई, तो ये कार्बोहाइड्रेट का भंजन एवं जैविक द्रव्य का खनिज में परिवर्तन। तो ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट का विघटन करते हैं ये, कार्बोहाइड्रेट का भंजन, भंजन मतलब होता है विघटन, तोड़ना, अथवा जैविक द्रव्य का, अथवा जैव द्रव्य का खनिज में परिवर्तन। यानी कार्बोहाइड्रेट है तो उसको तोड़ने का काम करेगा और जैविक द्रव्य का खनिज में परिवर्तन करने का काम करेगा। और लास्ट कार्य मैं आपको बता दूं, विनाइट्रीकरण। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं पहले, इसीलिए आप लोगों को केवल अभी नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो जीवाणुओं के मुख्यतः 5 काम मैंने बता दिए हैं, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, कार्बोहाइड्रेट का भंजन, जैविक द्रव्य का खनिज में परिवर्तन और विनाइट्रीकरण, ठीक है। तो ये थे अपने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और जीवाणुओं के कार्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको साथ के साथ नोट कर लें और कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।